इस देश को विश्व गुरु बनाने का झुंझुना था। 286 आपने प्राथमिक और जूनियर विद्यालय बंद कर दिए, आपने ताला डाल दिया और लोगों को कह रहे हैं भाइयों और बहनों हम अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। भैया स्कूलों में ताला डाल करके, विश्वविद्यालयों में ताला डाल करके कौन सा विश्व गुरु बनाएंगे? मंदिर के बाहर अधिकारी नहीं मिलते हैं, मंदिर के बाहर भिखारी मिलते हैं। गोदी मीडिया है, तलवे चाटने वाला मीडिया है। लेकिन आज मीडिया का काम क्या हो गया है? मोदी के तलवे चाटना, गोदी मीडिया कहलाना, उसको भड़वा मीडिया कहलवाना। गोदी मीडिया छापता है तो वही चाहता है बहनों और भाइयों हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अरे कहाँ विश्व गुरु बना दोगे? में जमीन में धसाया जा रहा है और ऊपर हाथ कर करके कहा जा रहा है बहनों और भाइयों विकास हो रहा है। मणिपुर की बात को दबाने के लिए इन्होंने महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया। आप 10 साल से सरकार में थे, क्या आपको महिला आरक्षण बिल जो कि 37 सालों से पेंडिंग में पड़ा था तब से आपको याद नहीं आई? 10 साल से आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब से आपको याद नहीं आई? जब मणिपुर जैसी घटना में आप घिरने लगे, जब आपके पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए जनता को, तो आपने बहन और बेटियों को, इस देश की 50% आबादी को बल कराने के लिए, चुप कराने के लिए आपने झुंझुना दे दिया 33% आरक्षण का। आप मुझे बता दीजिए कि 33% आरक्षण दिया आपने, वैसे तो महिलाओं की भागीदारी 50% है तो आरक्षण 50% मिलना चाहिए था, ये वास्तव में होना चाहिए तो न्याय वो होता। लेकिन आपने 33% भी दिया तो आपने उसमें डिलिमिटेशन क्यों लगा दिया? और डिलिमिटेशन को भी आप कब पूरा करेंगे? जब जनगणना कर लेंगे। जनगणना आपकी 2029 में जाके होगी, इसका मतलब 2029 के बाद आप दोबारा से आरक्षण का डिलिमिटेशन करेंगे। क्यों? 543 सांसद है, 543 में 33% देने में आपको क्या हर्ज था? आपको दे देना चाहिए था। यदि आप महिलाओं की तरक्की चाहते थे, महिलाओं का प्रतिनिधित्व चाहते थे, महिलाओं की सुरक्षा चाहते थे, महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव देना चाहते थे, तो आपको 33% आरक्षण अभी देने में क्या दिक्कत आ रही थी? विपक्ष ने तो सहमति दे दी ना। विपक्ष ने वही ना, विपक्ष भी तो सहमत था। बात तो यही है, किसी ने भी तो इसमें विरोध नहीं किया। ये भी नहीं कह सकते कि विपक्ष ने विरोध किया। विपक्ष साथ खड़ा था, विपक्ष चाह रहा था, आपके कंधे से कंधा इस महिला आरक्षण बिल पर खड़ा था, लेकिन फिर भी आपने उसे झुंझुना ही रहने दिया। जैसे 15-15 लाख का झुंझुना था, जैसे 2 करोड़ नौकरियों का झुंझुना था, जैसे किसानों की आय दुगनी करने का झुंझुना था, जैसे यहाँ पर इस देश को विश्व गुरु बनाने का झुंझुना था। 286 आपने प्राथमिक और जूनियर विद्यालय बंद कर दिए, आपने ताला डाल दिया और लोगों को कह रहे हैं भाइयों और बहनों हम अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। भैया स्कूलों में ताला डाल करके, विश्वविद्यालयों में ताला डाल करके कौन सा विश्व गुरु बनाएंगे? मंदिर के रास्ते से बनेगा ना। कैसे बनेगा मंदिर के रास्ते से? मंदिर के बाहर अधिकारी नहीं मिलते हैं, मंदिर के बाहर भिखारी मिलते हैं, वहां पर विश्व गुरु नहीं बनेगा। आप हंगर इंडेक्स देख लीजिए। आप हंगर इंडेक्स में जब मोदी जी 2014 में जब आए थे, तब हंगर इंडेक्स में भारत का 121 देशों में 55वां स्थान था, और आज 2023 की अगस्त की रिपोर्ट में हंगर इंडेक्स में इस भारत का स्थान 107वां चला गया। कहाँ गए हम? क्यों नहीं समझ रही इस बात? जनता की समझ में भाई और बहनों आता है। गोदी मीडिया है, तलवे चाटने वाला मीडिया है। जनता किसके माध्यम से सरकार की बात जाती है? जनता का, मीडिया का पहले काम था सरकार के विरोधी काम करना, सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना, जनता को जागरूक करना, उन्हें अपने हक और अधिकार के बारे में जानकारी देना। लेकिन आज मीडिया का काम क्या हो गया है? मोदी के तलवे चाटना, गोदी मीडिया कहलाना, उसको भड़वा मीडिया कहलवाना। आज मीडिया किसका है? जब 20 लाख लोग से ज्यादा लोग जंतर मंतर पर बैठे थे, रामलीला मैदान में आए थे पुरानी पेंशन बहाली के लिए, आपको मीडिया में कहीं नजर आया? क्या 20 लाख की आबादी नहीं होती? क्या उनकी आवाज नहीं थी? क्या वो कहीं नजर आया? जब वो वहां पर बैठे थे रामलीला मैदान में, तब गोदी मीडिया, जो मीडिया था, वो जाकर के शासन सत्ता की गोद में बैठा था, उसके तलवे चाट रहा था। इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता कि देश में चल क्या रहा है। गोदी मीडिया छापता है तो वही चाहता है बहनों और भाइयों हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अरे कहाँ विश्व गुरु बना दोगे? स्कूल और कॉलेज बंद करके, बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूट करके। जहाँ 2014 में जो आंकड़े थे वो 40,000 के समथिंग थे, बहन और बेटियों के अपराध के, महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े, और 2022 में वही आंकड़े 6,000 से ऊपर के हैं। आप देखिए बेरोजगारी की दर 2014 में 4% के आसपास थी, और 2022 में वही बेरोजगारी की दर आपकी 8% से ज्यादा बढ़ गई। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें आसमान से फर्श में ला करके हमें जमीन में धसाया जा रहा है और ऊपर हाथ कर करके कहा जा रहा है बहनों और भाइयों विकास हो रहा है। बहनों और भाइयों आपको क्या मिल रहा है? राशन मिल रहा है। अरे राशन क्या है? राशन के बाद भी भूखमरी बढ़ गई। अरे आपसे अच्छा तो नेपाल है, आपसे आगे है
आगे बांग्लादेश है, आपसे आगे श्रीलंका है, और जिसे आप दिन रात पानी पी कर कोसते हो पाकिस्तान, वो भी आपसे आगे है। हंगर इंडेक्स उठाकर देख लीजिए आपने इन सब मुद्दों के लिए आंदोलन किए बसपा ने? बसपा अपनी बात कह रही है, लेकिन आज कहने वाला सुनने वाला कौन है? आज मीडिया अपनी बात कह नहीं रहा है। आप देख लीजिएगा, यहाँ की एक भी फोटो अगर मीडिया छाप दे किसी भी नेशनल टीवी पर या किसी नेशनल राष्ट्रीय पेपर में, आपको कहीं न्यूज नजर आए। तो वो ईवीएम से पीएम बना सकते हैं, लेकिन अगर वोट से, अगर बैलेट पेपर से वो करें तो वो अपना प्रधान भी नहीं बना सकते हैं। यदि उन्हें अपने पर पूरा भरोसा है तो ईवीएम हटा दीजिए और बैलेट पेपर से आप वोटिंग करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वोट किसको जा रहा है, बहन कुमारी मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को या बीजेपी को। ईवीएम के लिए कोई बड़ा आंदोलन तो होता नहीं, आप लोग आरोप लगाते हारने के बाद बस। देखिए, ये आप कहते हैं कि हारने के बाद आरोप लगते हैं। कई बार आपने देखा है कि कई लोगों ने ईवीएम को हैक करके सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है, बहुत सारे लोगों के सामने भी प्रस्तुत किए हैं आंकड़े, लेकिन बहुत सारे लोगों को मरवा दिया गया, उन्हें डरा दिया गया, धमका दिया गया, और जो व्यक्ति ज्यादा अड़कर हो जाते हैं उसे सरकार अपने में शामिल कर देती है और किसी अच्छे पद पर बिठा देती है और लोगों को चुप कराने का काम करती है। इस समय आप देख रहे हैं कि आप पत्रकार बंधुओं को भी देख लीजिए कि जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आज ईडी की रेड उनके यहाँ भी पड़ रही है। पहले वही पत्रकार जो चैनलों में बैठ करके उनके गुणगान करते थे तो वो अच्छे पत्रकार थे, वो चैनल अच्छे थे, लेकिन आज यदि वो सरकार के विपक्ष में बोल रहे हैं तो आज ईडी की रेड पत्रकारों के यहाँ भी पड़ रही है। एजेंसी अपना काम ना करे। मैं ये नहीं कह रही एजेंसी काम करे, तो क्या एजेंसी को बीजेपी में कोई भी, क्या एजेंसी तब कहाँ गई थी जब ब्रजभूषण पर रेसलर महिलाओं ने जब बलात्कार का आरोप लगाया, जब यौन शोषण का आरोप लगाया, तब सरकार कहाँ गई थी? जब आपके मणिपुर में जब बहन और बेटियों के साथ में इतने जघन्य अपराध हुए, तब ये लोग कहाँ गए थे? आप मुझे बता दीजिए कि जब किसान जब दिल्ली में धरने पर बैठे थे और 700 से ज्यादा किसान मारे गए थे, तब ये कहाँ गए थे? ये तो क्या सब विपक्ष में ही नजर आता है? क्या सरकार में अपने अंदर कोई भी गंदगी, कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी शोषण क्या नजर नहीं आता? सिर्फ विपक्ष के ही लोगों में है। इन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, चाहे किसान हो या पहलवान हो, सब हैं तो बीजेपी के साथ ही ना। देखिए आप किसी को भी देख लीजिए, आज मैं वही बात कह रही हूँ कि जो विपक्ष में है वो तो सुरक्षित है ही है, लेकिन जो उसके पक्ष में है सुरक्षित वो भी नहीं है। ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, आप मुझे बता दीजिए, दिल्ली में जो धरने पर बैठे थे वो किसान क्या मुसलमान थे? क्या रेसलर जो महिलाएं थी क्या मुसलमान थी? क्या मणिपुर में जो बहन और बेटियों के साथ हुआ क्या वो मुसलमान थे? क्या जो उज्जैन में जो बेटी के साथ हुआ क्या वो मुसलमान थे? आपको दिखाया जा रहा है हिंदू और मुसलमान की बात कह करके, लेकिन असल में जो गर्दन जिसकी गर्दन पे जो तलवार चल रही है वो एससी ओबीसी और माइनॉरिटी की चल रही है। उन्हीं लोगों के ऊपर इनके जितने भी गाज गिरेंगी, जितने भी हक और अधिकारों की बात होगी वो उन्हीं के लिए हो रही है। यही संदेश जाएगा कि बहुजन समाज आज भी डट कर खड़ा है बहन कुमारी मायावती के साथ, और हर जाति और हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो एससी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, चाहे वो सवर्ण वर्ग है, जो व्यक्ति न्याय चाहता है, शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है और बहन बेटियों की इज्जत और आबरू चाहता है, वो हर व्यक्ति आज दलित प्रेरणा स्थल पर आज मान्यवर काशीराम साहब को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है।